मैं वायलिन सीखना चाहता हूँ। ये ऑडिशन से रिलेटेड है ना? असल में मैं पहले भी वायलिन प्ले कर चुका हूँ। म्यूजिक एकेडमी लेकर गए, इंस्ट्रूमेंट को बहुत स्किलफुली पकड़ना शुरू किया। फ्रेंड्स और टीचर दोनों हैरान रह गए। अब ऑडिशन का लोकेशन था। स्वान को लेकर वहां पहुंचे और स्वान ऑडिशन रूम के दरवाजे की तरफ जा रहा। लड़का सुबकते हुए जोर से चिल्लाया, उस कमरे में मॉन्स्टर है। स्वान ने एंट्री की। स्वान ने इंस्ट्रूमेंट उठाया और बजाना शुरू किया। मींस थोड़ी अलग है, बहुत सिंपल लग रही है। गुस्से से पूछा, तुमने वाइबर क्यों नहीं डाला है? तो उसे वाइबर या फ्लैशी चीजों की जानकारी नहीं होगी। मुझे ये बच्चा बहुत पसंद। उसने एक्सप्रेशंस बदल बदल कर एक्टिंग शुरू की। लोग भी स्वान की एक्टिंग देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। डार्क रोड की पहली स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू हुई। 3 घंटे बाद फाइनली ब्रेक टाइम मिला। हुंडू नाम का लड़का पास आया और हाथ बढ़ाकर। तभी स्वान को कुछ याद आया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने पूछा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? हुंडू थोड़ा चौंका और बोला, नहीं, हमने कभी मुलाकात नहीं की। अरे हाँ, शायद तुम मेरे बारे में कुछ और जानना चाहते हो। स्वान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, बाद में बात करेंगे। ठीक है, अगले हफ्ते मिलते हैं। उसने हाथ हिलाया और मन में सोचा, शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है। फिर सीन बदला। एक डार्क एली में मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े क्राइसिस का सामना करने की तैयारी कर रहा था। तभी 2 लोग अचानक पास आकर बोले, हे बच्चे, हमारे साथ रिबेलियन करना है क्या? स्वान थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया। फिर उनमें से एक आदमी हंसते हुए बोला, रिबेलियन सुनकर इतना चौंक क्यों गया? हम तो बस स्क्रिप्ट में कुछ एक्स्ट्रा सीन्स जोड़ रहे हैं जो पहले से लिखे नहीं थे। ये सुनकर स्वान के मुंह से आश्चर्य में खुल गया। एक्स्ट्रा सीन्स? और मन में सोचा, अचानक क्यों? अगर डायरेक्टर को नहीं बताया तो वो तो पूरी तरह फ्यूरियस हो जाएंगी। तभी एक आवाज आई, क्या स्वान यहाँ है? हेलो सीनियर, ली चांगहो। स्वान ने धीरे से पुकारा, हे अंकल ली, सुना रिबेलियन चल रहा है, सब ठीक है ना? चांगहो ने कहा, बिल्कुल नहीं, एक्टर्स डायरेक्टर की नहीं सुन रहे। स्वान ने मन ही मन सोचा। लुक फिर से शुरू हो गया। अंकल चांगहो तो इतने डिसिप्लिन वाले हैं। तभी चांगहो ने ब्राइट स्माइल देते हुए कहा, लेकिन इस बार मैं सपोर्ट करता हूँ। स्वान थोड़ा शॉक्ड हो गया। अंकल चांगहो तो हमेशा ओबीडियंट रहे हैं, चाहे डायरेक्टर कितनी भी मुश्किल हो। वो हमेशा उनका विजन समझने की कोशिश करते थे। जूनियर्स को भी यही सिखाते थे। अब वो खुद रिबेलियन में शामिल हो गए। ये कैसे हो सकता है? स्वान ने हिम्मत करके पूछा, अंकल चांगहो, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चांगहो जोर से हंस पड़े। फिर बोले, देखो, डार्क एली एक म्यूजिकल फिल्म है और इसमें सबसे जरूरी है कि मेन कैरेक्टर का म्यूजिक के लिए सीरियस होना दिखे। उसका सिर्फ एक मकसद है, अपने पेरेंट्स को ढूंढना। इसी इच्छा में वो ऑर्फनेज से वायलिन लेकर भाग जाता है। उसकी डेस्परेशन इतनी इंटेंस है कि वो पागलपन की हद तक चला जाता है। लेकिन तमाम स्ट्रगल्स के बाद जब वो हार मानकर ऑर्फनेज लौटता है तो एक टीचर उसे मिलता है जो उसकी टैलेंट को पहचानता है और उसे एक म्यूजिशियन बनने का रास्ता दिखाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम यही है। सेकंड सीन ऑलमोस्ट कंप्लीट है लेकिन टोन कुछ ज्यादा लाइट है। स्वान ने भी स्क्रिप्ट पढ़ी और सोचा, हाँ, ये बात तो सही है। मैं डायरेक्टर के खिलाफ नहीं जाना चाहता, लेकिन एक एक्टर के तौर पर अगर मैंने कुछ नहीं किया तो शायद पछताना पड़ेगा। तभी चांगहो ने स्वान के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत कर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, तू बस दिल से एक्टिंग कर। लेकिन स्वान अभी भी अनश्योर था। क्या ये सही है? सीन इतना टेंस है, अगर एक्टर्स डायरेक्टर की बात न माने तो उन्हें फायर भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर रोल्स वैसे ही निभाते रहे तो कुछ बदलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तभी एक एक्टर ने पूछा, एंटरटेनमेंट में कोई टैलेंट शो ज्वाइन कर रहे हो क्या? हाँ, छोटा है लेकिन बहुत हाई क्वालिटी है। मैं इस टैलेंटेड बच्चे के लिए ही कर रहा हूँ। अच्छा है। लेकिन अचानक चांगहो चुप हो गए। फिर अचानक घुटनों पर बैठकर बोले, प्लीज जुक को मुझे दे दीजिए, मैं उसे सिखाऊंगा और अच्छे से प्रिपेयर करूंगा। उसे मैं अच्छे से नर्चर कर सकता हूँ। बाकी सभी लोग ये सुनकर हैरान रह गए, यहाँ तक कि स्वान भी उतना ही घबरा गया। चांगहो ने मिन्नत करते हुए कहा, प्लीज मुझे उसकी टैलेंट को चमकने में हेल्प करने दो। नहीं, हम ये डिसीजन नहीं ले सकते। जुक, क्या तुम उसके साथ जाना चाहते हो? चांगहो की बात याद करते हुए, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा, तुम बस अपने हिसाब से एक्ट करना। उसने आखिरकार बोलना शुरू किया, मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूँ जो मेरे पेरेंट्स हैं, और अगर वो मुझे अडॉप्ट करें, अगर वो सच में ऐसा करें, तो मैं बस जानना चाहता हूँ कि ये सॉन्ग इतना नॉस्टैल्जिक और अच्छा क्यों है। मैं सच में जानना चाहता हूँ सर। ठीक है, करो, अगर तुम यही चाहते हो। स्वान ने परमिस के साथ एक्साइटेड होकर खुशी से चीयर किया। टीचर थैंक यू। उसी मोमेंट पर डायरेक्टर ने जोर से आवाज लगाई, कट। योंग बहुत गुस्से में था। वो सीन बहुत अच्छा था। ये आइडिया किसका था? चांगहो आगे बढ़कर कॉन्फिडेंट होकर बोला, वो मेरा था। फिर वो गंभीरता से झुक गया, मुझे माफ करना, मेरा इरादा डायरेक्टर के खिलाफ जाने का नहीं था, लेकिन एक ऐसा इमोशनल सीन ऐसे ही बेकार जाना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मुझे लगा इसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए, सॉरी। अचानक डायरेक्टर यूहोंग जोर से हंस पड़ा, लेकिन फिर तुरंत सीरियस हो गया। यूलहोंग ने गुस्से से देखा और ताना मारते हुए बोला, देखो इसे, ये लड़का जिसने मुझे पहले कभी इतना परेशान नहीं किया। यूहोंग के अंदर से निकलती गुस्से की एनर्जी ने स्वान को डरा दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बहुत डर गया। कुछ पल बाद यूहोंग ने पुकारा, एक्टर ले चांगो। यस, अब अगली बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अगर फिर से ऐसा करना चाहो तो पहले मुझे बताना, समझे? यस, मैं ध्यान रखूंगा। ये कहने के बाद यूहोंग ने आदेश दिया, हम वो सीन ओरिजिनल वर्जन में दोबारा शूट करेंगे, तैयार हो जाओ। फिर भी स्वान को अफसोस हो रहा था, ये काम नहीं किया। मैं चाहता था कि इसे अप्रूवल मिल जाए। चांगहो ने फिर उसके बालों को रफ किया और उसे तसल्ली दी, थैंक्स जो तुम हमारे साथ आए स्वान। उसी वक्त स्वान सोचने लगा, सीनियर,
ठीक है ना, मैं अब भी बहुत परेशान हूँ। अभी अभी उनका एक्सप्रेशन इतना गहरा था, मैं उसमें पूरी तरह खो गया था। मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा कि मुझे ऐसे एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। मैं खुश हूँ कि मैंने ये ड्रामा चुना। इसी तरह रिबेलियन दबा दिया गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड एलाई था जो मेरे साथ था। सीन चेंज। स्वान ध्यान से एक ट्रे में खाना लेकर हुंडू के पास गया। हुंडू, क्या तुम अपना सीन प्रैक्टिस कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए लंच लाया हूँ। उनके हाथ में स्क्रिप्ट देखकर स्वान ने खुशी से कहा, ग्रेट, ये वही सीन है जो हमने अभी शूट किया था ना? क्या ये वही सीन है जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था? मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी एक्टिंग को और स्पार्कलिंग बना सकता हूँ। लेकिन अचानक यू ने इंटरप्ट करते हुए कहा, हे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो? ये वर्ड्स जैसे बिजली गिरा देने जैसे थे, जिससे सुई हायान स्टन्ड रह गया। हे के स्वान, हु की आवाज ने स्वान को चौंका दिया। डर के मारे वो सहम गया। नो वे, ये तो वही आइडल है जिसे मैं जानता हूँ। जिन्हों अगला सीन जिसमें मुख्य पात्र और उसका दोस्त साथ में चल रहे हैं। चलो अब फिल्मिंग शुरू करते हैं। उसी मोमेंट स्वान और हायांडो दोनों अपने रोल्स में नेचुरली और रेडियंटली खो गए। अचानक डायरेक्टर युलोंग ने आवाज दी, कट। गुड स्वान, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे और हो तुम्हारी वॉइस अब भी स्टेबल नहीं है। और प्रैक्टिस करो, सिर्फ एक परफेक्ट सीन बना लेना ही सब कुछ नहीं होता, समझे? यस, ओके, अब लंच टाइम है, हम 1 घंटे बाद फिर मिलेंगे। उसके बाद हुंडू चुपचाप अकेले बैठा रहा, बार बार स्क्रिप्ट पढ़ता रहा। जब उसने देखा पेरेंट्स से प्यार से भरा खाना कितना अनएक्सपेक्टेड था, इन शब्दों ने हायांडो के दिल में हल्की सी कड़वाहट भर दी और जलन सी होने लगी। फिर सीन वापस गया उस समय की ओर जब रीइंकार्नेशन से पहले का दौर था। बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगा। मैरी क्रिसमस अब सच में आ गया है, अगली बार मिलेंगे मेरे छोटे दोस्त। अचानक स्वान को छींक आ गई और कोई उसके पास आया और बोला, स्वान, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम लोग भी। जैसे ही उसने सिर उठाया, एक मेंबर ने तुरंत उसके चेहरे पर क्रीम पोत दिया। स्वान हैरान रह गया और दोनों हंसते हुए पेट पकड़कर खुशी से खिलखिला उठे। देखो तुम्हारा हाल, भाई, आज तुम्हारा बर्थडे है। मेरे पास बस एक ही केक है क्योंकि टाइम थोड़ा कम था, लेकिन हैप्पी बर्थडे ब्रदर, और अगली बार हमारी ग्रुप की सफलता पर जबरदस्त सेलिब्रेशन करेंगे। स्वान इमोशनल हो गया और बोला, थैंक यू गाइस। हाँ बिल्कुल, अगले साल हमें बिग स्टेज पर होना है ब्लैक स्टार के साथ। बाकी दोनों बात करने लगे। हाँ सही है, वो लोग फिर से इस साल स्पेशल ईयर एंड प्रोग्राम कर रहे हैं। कितना जेलस फील हो रहा है, काश हमें भी ऐसा मौका मिलता। हाँ, और उनके लीडर जिनो को तो स्वान बहुत पसंद है। सही है, अगर हम उसके करीब आ पाए तो शायद हमें स्पेशल गेस्ट्स की तरह बुला लिया जाए। अगर तुम्हें इन्वाइट किया गया तो हम जरूर आएंगे ब्रदर। स्वान जोर से हंस पड़ा। सही है, ब्लैक स्टार का लीडर जिनो, वो और हम यानी एन ग्रुप लगभग एक ही समय पर डेब्यू हुए थे और अब वो हमसे कितनी आगे निकल चुके हैं। उनका लीडर जिनो एक जीनियस है, नेचुरल टैलेंट, अच्छी पर्सनैलिटी और बड़ी कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इन सब से उसने रूकी स्टेज को प्रैक्टिकली स्किप ही कर दिया। शुरू से ही एक सॉलिड फाउंडेशन और सक्सेस की सीधी राह मिली। और जब स्वान ने उससे पहली बार मुलाकात की, हेलो, मैं हूँ जिनो, ब्लैक स्टार का लीडर, तुम एन के लीडर हो ना? मुझे तुमसे दोबारा मिलने की उम्मीद है, हम दोनों एक ही एज के हैं, चलो दोस्त बनते हैं। और उस मुलाकात के बाद से जिनो लगातार स्वान को मैसेजेस भेजता रहा। हमारे बर्थडे सिर्फ 1 दिन के डिफरेंस पर हैं। क्या तुम्हें पता था? कितना कूल है ना? केसवन, तुम इतने ग्लूमी क्यों हो? तुम्हें ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। चलो मुझे अपने दांत दिखाओ। मैं सोचता था जिनो शायद इतना कंफर्टेबल नहीं फील करता। दूसरी ओर एंड ग्रुप के अपार्टमेंट में आज सबसे थकाऊ दिन था। सच में मुझे सबसे आरामदायक महसूस तब होता है जब मैं यहाँ होता हूँ। स्वान ने कहा, तुम लोग पहले शावर ले लो, मुझे थोड़ी फ्रेश एयर के लिए बाहर जाना है। ठीक है। फिर स्वान अकेले कमरे में बैठ गया। अचानक उसे अपने बचपन की गर्म यादें याद आने लगीं जब वो अपने परिवार के साथ था। हैप्पी बर्थडे स्वान। अचानक स्वान गहरी सोच में डूब गया। अपने फोन की ओर देखते हुए बोला, मैं कॉल करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। मैं उस घर से मूव आउट कर गया था जहां मैं अपनी माँ के साथ रहता था और मुझे याद भी नहीं कि आखिरी बार उनसे कब बात की थी। डिवोर्स के बाद मेरी माँ बहुत मुश्किल से गुजर रही थी और अब वो मेरी केयर नहीं कर पा रही थी। उस वक्त एक बूढ़ी औरत ने मुझे मेरी माँ की ओर दौड़ने से रोका था। तुमने अपनी माँ को बहुत परेशान किया है, अब और ट्रबल मत दो। लेकिन स्वान वहां बस खड़ा रह गया, बेचैन था। स्वान ने अपने मन में कहा, नहीं, माँ शायद बिजी होंगी, अगर मैं कॉल करूंगा तो उन्हें डिस्टर्ब करूंगा। फिर स्वान मेज पर गिर पड़ा। बर्थडे के ग्रीटिंग्स को अपने फोन पर गहराई से देखने लगा जो उससे मिले थे एमजे शॉप टियरा कॉफी से। स्वान को अचानक अंदर से बहुत खालीपन महसूस हुआ। सीन बदला। कोई आया और बोला, हैप्पी बर्थडे स्वान। थैंक यू जिनो। सॉरी, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया। जिनो ने फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कम ऑन, चिंता मत करो, तुम्हारा दिल ही काफी है, हम सोलमेट्स हैं। वैसे मेरी मॉम तो आज सुबह से ही अपने प्यारे बेटे के एकमात्र बर्थडे को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हैं। क्या मैं तुम्हारे यहाँ थोड़ा रिफ्यूज ले सकता हूँ? क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? स्वान ने जवाब दिया, बस सोच रहा था। मन ही मन उसने कहा, हाँ, अगला साल मुझे ब्लैक स्टार के बिग स्टेज पर होना ही है। मैं कॉल करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। अपने दिल की उलझनों को एक तरफ रखकर स्वान ने मुड़कर कहा, कुछ नहीं हुआ। हुंडू ने कहा, हे स्वान, एक दोस्त के तौर पर और एक ऐसे इंसान के तौर पर
जो काफी टाइम से तुम्हें दूर से ऑब्जर्व कर रहा है। तुम कैमरा पर बहुत डिफरेंट लगते हो कंपेयर टू जब तुम बाहर होते हो। तुम्हें खुद को जो ये आलस दे रखी है उसे थोड़ा कम करना चाहिए। तुम्हें खुद के साथ ईमानदार होना चाहिए और दूसरों के लिए थोड़ा ज्यादा ओपन, ताकि लोग तुम्हारे करीब आ सके। हे तुम्हें क्या पता, अचानक स्वान ने बीच में टोकते हुए गुस्से में चिल्लाया। तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है, मेरे पास वो लग्जूरियस चीजें नहीं है। तुम्हारी ऐसी एडवाइस भी मुझे सिर्फ दया जैसी लगती है। तुम बस ऊपर से अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहे हो। हंडू ये सुनकर कंफ्यूज्ड हो गया। हे मेरा ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन अगर तुम थोड़ा प्रोएक्टिव रहो तो। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, स्वान फिर बीच में बोला, तुम्हें लगता है सब कुछ इतना आसान है? फैमिली, टैलेंट, लिविंग एनवायरनमेंट, तुम्हारे पास तो सब कुछ परफेक्ट है, इसलिए तुम मेरे जैसे पैथेटिक इंसान से नाइसली बिहेव करने की कोशिश करते हो। मेरे वर्ल्ड में तुम्हारे जैसे थोड़े बहुत एफर्ट्स का कोई असर नहीं होता। हे केसवान, तुम्हें इतना हार्श क्यों होना पड़ता है? तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? रिनकार्नेशन से पहले यही जीनो का आखिरी एक्सप्रेशन था जो मुझे याद है। मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल पाया। नाम ही जीनो है और अब मैं जानता हूँ कि मुझे उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। उसी मोमेंट वो उसकी ओर गहरी नजर से देख रहा था। अचानक एक अनाउंसमेंट हुआ, एक्टर्स प्लीज लंच कर लें और टाइम पर वापस आएं। एचंडू अचानक अपनी सेंसेस में लौटा। उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम पर गुस्सा हो गया क्योंकि चीजें वैसे नहीं हुई जैसी मैं चाहता था। सॉरी, मैं एक प्रॉपर जैसा बिहेव नहीं कर पाया। स्वान ने कहा, इट्स ओके हियंग, मन ही मन सोचते हुए। मुझे पता है इसमें उसकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कहा, तो फिर मैं लंच कर लूँ पहले। वो थोड़ा चौंका। ओके। एटमॉस्फेयर एकदम ऑकवर्ड हो गया क्योंकि फ्यूचर में दोनों बार बार एक दूसरे की स्पॉटलाइट लेते रहे। स्वान ने सोचा, लेकिन मेरे कॉलीग को लेकर जो भी चिंता थी वो सब अचानक गायब हो गई क्योंकि अब मुझे एक और बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी है। सीडन म्यूजिक एकेडमी में वो वायलिन बजाने की प्रैक्टिस करते हुए स्ट्रगल कर रहा था। उसकी छोटी उंगलियां सूज गई थीं, लाल पड़ गई थीं दर्द से। स्वान ने सोचा, बच्चों के हाथ कितनी आसानी से चोटिल हो जाते हैं। तभी एक महिला ने चिंतित होकर कहा, आर यू ओके स्वान? अब देर हो गई है, तुम्हारे पेरेंट्स जरूर चिंता कर रहे होंगे। तुम कल वापस आकर प्रैक्टिस कर सकते हो। उसने जोर से कहा। नो डायरेक्टर, बस मुझे 1 घंटा और दे दो, या आधा घंटा। उसने पूछा, आर यू श्योर? वो पूरे ध्यान से फोकस कर रहा था। अभी दूसरों की बातों की परवाह करने का समय नहीं है। तभी उसे पिछले जीवन की एक कहानी याद आई। एक डायरेक्टर ने कहा था, स्ट्रीट सीन पहले शूट हो रहा है क्योंकि बुकिंग इश्यू है। मेरे पास एक परफॉर्मिंग बैंड और लोकेशन की फिल्मिंग परमिशन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए है, इसलिए तुम्हें उसी वक्त आना होगा। उसने सरप्राइज में जवाब दिया, व्हाट, 1 हफ्ता? फिर अचानक डायरेक्टर ने कहा, तुम रेस्ट करो जब तक फिल्मिंग डे नहीं आता। स्वान अब भी शॉक में था। 1 मिनट रुको डायरेक्टर, स्ट्रीट पर पैसे कमाने के लिए सीन शूट करना कितना मुश्किल है। फिर उसने जवाब दिया, मैं घर जा रहा हूँ, जल्दी से सब साफ करो और घर जाओ। सबकी मेहनत के लिए थैंक यू। रात के 12 बजे उसने सोचा, इस फिल्मिंग के लिए मेरे पास ज्यादा प्रिपरेशन टाइम नहीं है। एक जीनियस बनने के लिए जैसे मेन कैरेक्टर है, सिर्फ पूरे दिन इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस करना काफी नहीं है। अगली सुबह जब वो फिल्म सेट की ओर जा रहा था, तो अभी के लिए इस वीडियो का एंड यही करते हैं। बाकी अगर आपको मनवा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू अगेन।